Hello, friends. Good morning to all of you. Welcome again to this platform, The Knowledge Capsule. इस प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स की ये दूसरी क्लास होने वाली है जिसमें जनवरी मंथ के वीकली करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं। तो चलिए देश दुनिया की उन महत्वपूर्ण खबरों की ओर जो परीक्षा के अप्रोच से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। पहली खबर है दिव्य कला मेला। 23वां दिव्य कला मेला जो कि गुजरात में आयोजित किया गया है। इसके आयोजक कौन है? दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। और यह आयोजन अकोटा स्टेडियम वडोदरा में किया गया है, गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में। और ये मेला 9 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसका प्रदर्शन क्यों किया जाता है? पूरे भारत के दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पे जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं या डिसेबल्ड बिजनेसमैन हैं उनके प्रोडक्ट्स को और उनके शिल्प कौशल को यहाँ पे दिखाया जाता है। इस मेले को आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको इम्पावर्ड करना, उनके बिजनेस को इम्पावर करना, उनके इकोनॉमिक कंडीशन को इम्पावर करना इस मेले का उद्देश्य है। प्रश्न है 23वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 23rd डिवाइन आर्ट फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? डिवाइन फेयर नहीं, इसको दिव्य कला मेला ही कहेंगे। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है प्रगति मैदान नई दिल्ली में, या चौथा गांधीनगर गुजरात में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकोटा स्टेडियम में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है जो कि 9 से 19 जनवरी तक चलने वाला है। अगली खबर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में शीर्ष स्थान पुनः प्राप्त किया है। यानी सिंगापुर ने इस बार भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसके द्वारा विश्व भर में 227 में से 195 स्थानों पर वीजा मुक्ति या वीजा फ्री पहुंच प्राप्त की जा सकती है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के बाद सिंगापुर के वीजा से 195 स्थानों पर वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त किया जा सकता है। बेसिकली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह दिखाता है कि जिस भी देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत होगा उस पासपोर्ट की सहायता से आप कितने देशों में वीजा फ्री तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं या घूम सकते हैं। अब इसमें इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं। 2024 में जहां इंडिया की रैंकिंग 80वां था, वहीं 2025 में इंडिया की रैंकिंग 5 पायदान नीचे गिरकर 85th पोजीशन पे आ गई है। इसकी विशेषता क्या है? इंडिया को जो रैंकिंग प्राप्त हुई है उसकी विशेषता है कि 57 देशों में वीजा फ्री आप या वीजा मुक्त पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया की रैंकिंग नीचे है तो आप कम देशों में वीजा फ्री या इंडिया के वीजे से अन्य देशों में या 57 देशों में वीजा फ्री तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। डेटा का स्रोत क्या है, यानी ये डेटा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये डेटा हमें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ या इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्लस हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च के सहायता से प्राप्त होता है। तो इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं आगे। 2025 में भारतीय पासपोर्ट धारक कितने गंतव्यों पर वीजा मुक्त पहुंच प्राप्त कर सकते हैं? हाउ मेनी डेस्टिनेशंस कैन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स एक्सेस वीजा फ्री इन 2025? ऑप्शन है 57, 200, 35 या 75। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 57, यानी 57 देशों में भारत बिना वीजा के या वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त कर सकता है। अगली न्यूज है मेजर प्रोडक्ट्स टू बूस्ट कैपेसिटी एट कांडला पोर्ट। कांडला बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रमुख परियोजनाएं। तो परियोजनाएं लाई गई हैं जिसमें कांडला प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, कांडला पोर्ट के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको मेगा शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट कहा गया है और इसमें निवेश कितना किया जा रहा है? 30,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया जाएगा। इसकी क्षमता क्या होने वाली है? सालाना 32 नए जहाज बनाए जाएंगे। यानी कांडला पोर्ट पर साल भर में कुल अनुमान लगाकर 32 नए जहाज बनाने की परियोजना है। सालाना 50 नए पुराने जहाजों की मरम्मत की जाएगी। और दीनदयाल पोर्ट के बारे में जान लेते हैं। यह कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है, यानी रण ऑफ कच्छ में यह स्थित है और एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह का मतलब क्या होता है? उस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है जिसमें पानी का स्तर समुद्र के ज्वार के साथ बदलता रहता है। ये थोक, तरल और कंटेनर कार्गो के लिए सुसज्जित है। इसमें हम भारत के कुछ प्रमुख पोर्ट्स को देख लेते हैं, कुछ प्रमुख बंदरगाहों को देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं गुजरात में दीनदयाल पोर्ट या कांडला पोर्ट इसी को कहा जाता है। मुंद्रा, पोरबंदर, भावनगर, भड़ौच और सूरत और वेरावल ये सारे गुजरात में स्थित बंदरगाह हैं। अगला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और रत्नगिरी ये भी महाराष्ट्र में है। गोवा में 2, पणजी और मुर्मुगांव, और मंगलोर ये केरल में, कोच्चि और अलपुझा ये सभी केरल में स्थित बंदरगाह हैं। फिर थोतुकुंडी,
नागापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर, कट्टुपल्ली, कृष्णपट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया, ये सारे प्रमुख बंदरगाह भारत में स्थित है। आप इसे मैप बनाकर भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के बंदरगाह एक तरफ दिए हैं और एक तरफ स्थान दिया हुआ है, आपको मैच कराना है। पहला है वाधवन पोर्ट, दूसरा मर्मुगांव, कांडला और पारादीप। वाधवन पोर्ट कहाँ पे स्थित है? अभी पिछले मैप में हमने देखा, ये स्थित है महाराष्ट्र में। दूसरा है मर्मुगांव, जो कि गोवा में स्थित एक बंदरगाह है। कांडला हमने पढ़ा ही, जिसे दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है, ये गुजरात में स्थित है। पारादीप पुनः और उड़ीसा में स्थित है। वाधवन पोर्ट यानी ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, बी ऑप्शन। अगली खबर को देखते हैं, गान नगाई फेस्टिवल। गान नगाई फेस्टिवल ये नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, जो कि मोस्टली दिसंबर या जनवरी में पड़ता है। यह देख लेते हैं इसके बारे में। यह एक फसल कटाई त्यौहार है। इस त्यौहार को असम, मणिपुर और नागालैंड जिलियांग रोंग जनजाति के लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। यानी ये लोग इसे जो पुराना साल गया और नए साल के प्रारंभ के रूप में मनाते हैं। यह त्यौहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में पड़ता है। इस त्यौहार में बांस की मसालें जलाना, देवता को चावल की बियर चढ़ाना और घड़ियाल और ड्रम जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र को बजाना जैसे अनुष्ठान शामिल हैं। यानी ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र को इसमें बजाकर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नाग नगाई को भारत सरकार द्वारा भारत के पर्यटन समारोह के रूप में भी मान्यता दी गई है। अब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। गान नगाई 5 दिवसीय उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? द गान नगाई 5-day फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? किस पार्ट में मनाया जाता है? उत्तरी या नदन पार्ट में, उत्तर पूर्वी या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी या वेस्टर्न पार्ट में, दक्षिणी या सदर्न पार्ट में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अगली न्यूज है, BMCRI टू सेटअप साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लैब, यानी दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला खोली गई है। देख लेते हैं इसके बारे में। BMCRI, इसका फुल फॉर्म है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह प्रयोगशाला बैक्टीरिया, फंगस और परजीवियों से होने वाले रोगों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस प्रयोगशाला का क्या मकसद है? इस प्रयोगशाला में बैक्टीरिया से होने वाले, फंगस और परजीवियों से होने वाले डिजीज के बारे में और उसके उपचार के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। मुख्य क्षेत्र यानी इसका जो मुख्य कार्य होगा वो क्या होगा? बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरियल रोग जनकों की पहचान और एंटीबायोटिक प्रतिरोध पैटर्न का अध्ययन करना। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां और उसके उपचार का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में अनुसंधान करते हैं, स्टडी करते हैं। अगला है पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी हम इसमें पैरासाइट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे होने वाली बीमारियां और उसके उपचार के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, देयर होस्ट एंड द रिलेशन बिटवीन देम, इसमें उष्णकटिबंधीय रोगों या ट्रॉपिकल डिजीज के लिए जिम्मेदार परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। अब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लाइब्रेरी हैज ओपनड इन IARI या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री में। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में। BMCRI बेंगलोर मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बेंगलोर मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट को पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला माना गया है। इसमें आप एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है IARI कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में। CTRI राजमुंद्री में। CPRI शिमला में। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। द न्यूज इज बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, बैंडेड रॉयल तितली कहाँ पे पाई गई है? यह प्रजाति कहाँ पे पाई गई है? तो इसकी प्रजाति त्रिपुरा के सिपाही जल वन्य जीव अभ्यारण्य या सिपाही जल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार इस तितली की प्रजाति देखी गई है। ये किस वंश से बिलोंग करती है? तो इसके वंश का नाम है रचना। इसका संरक्षण कैसे किया जाता है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2, ये 11 नहीं 2 है, के अंतर्गत इसको संरक्षित किया गया है। अब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। बैंडेड रॉयल तितली भारत के किस राज्य में पाई गई है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई फाउंड? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में ही इस तितली की प्रजाति पाई गई है। इस तितली की प्रजाति का क्या नाम है? बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। चलिए अगली न्यूज है, इंडियाज इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो 6.6 इन 2025, 6.7 इन 2026, यानी UN की रिपोर्ट एक है। इसमें क्या बताया गया है?
इस रिपोर्ट में 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% और 2025 के लिए 6.7% रहने का अनुमान है। इसमें बताया गया, संयुक्त राष्ट्र की इस प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवाओं और कुछ विनिर्मित वस्तुओं में भारत की मजबूत निर्यात वृद्धि से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। इसमें यह अनुमान है कि जिस तरह से भारत की व्यवस्था या भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तेजी से उसका वृद्धि हो रहा है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात हो रहा है, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो जीडीपी की वृद्धि दर रहने वाली है 2025 में, वो 6.6% और 2026 में 6.7% रहने वाली है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि का कारण क्या है? इसका कारण है बुनियादी ढांचे के विकास पर पूंजीगत व्यय पर सरकार का बढ़ता ध्यान आने वाले वर्षों में विकास पर मजबूत गुणक प्रभाव डालेगा। दूसरा कारण है देश के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निरंतर विस्तार। दूसरा कारण यह बताया गया है कि देश में निरंतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर में वृद्धि जो देखने को मिल रही है, उसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि भारत के जीडीपी में विकास देखने को मिलेगा। विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में मजबूत वृद्धि, जो हाल ही में देखा जा सकता है कि भारत ने अपने निर्यात में किन प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है। 2024 में अच्छे मानसून से 2025 में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यानी जो मानसून 2024 में देखा गया है, जो 2024 के अंत तक देखा गया है, उसके अनुसार कृषि उत्पाद यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में वृद्धि देखने को मिली है। इसलिए भी कहा जा सकता है कि भारत की जीडीपी 2025 में अच्छी रहने वाली है और अगर उसी तरह चलता रहा तो 2026 में भी भारत की जीडीपी और बेहतर होगी। अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या होगी? According to the World Economic Situation and Prospects Report 2025, what will be the expected growth rate of the Indian economy in 2025? क्या रहने वाली है? ऑप्शन है 6%, 7%, 6.6% या 5.9%। The right answer will be 6.6%। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले हफ्ते की करंट अफेयर मैं ले आऊँगी फिर अगले हफ्ते के अंत में, यानी मे बी 21। और ये करंट अफेयर्स आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, हर हफ्ते की करंट अफेयर को फॉलो करते हैं, तो आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय।